हाँ जी बच्चों, एक बार से फिर आपका ढेरों स्वागत है। यूनिट 4 चैप्टर 2 में लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और एक फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। टॉपिक का नाम है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, आर एम एस सफिक्स में लिखा हुआ है, या एक और नाम है वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, और ये V सफिक्स में लिखा हुआ है, आई वी से डिनोट करते हैं इसे। आरएमएस की फुल फॉर्म होती है आर माने रूट, एम माने मीन, एस माने स्क्वायर। तो इसका पूरा नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर हो गया होगा? अब जरा ध्यान से समझो। देखो बेटे, अगर हमने मीन वैल्यू नापी थी ना, तो उसमें एक दिक्कत आती थी कि उसको हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइन किया जा सकता है। फुल साइकिल पर अगर हम देखेंगे तो मीन वैल्यू ऑफ करंट हमारा निकालना जीरो आंसर देगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू की। ये हीट पर डिपेंडेंट है। देखो क्या करें हम, ये करंट चलाएं हम, कितनी भी देर चला सकते हो, इसमें T/2 की कोई पाबंदी नहीं है। T/2 समय तक चलाओ या T समय तक या ज़्यादा समय तक, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हो इसे। तो अगर हम मान लीजिए लेकिन T/2 ही ले लेते हैं टाइम, ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों आर्टिकल एक से आपको याद रहेंगे। तो कोई भी करंट जब चलती है तो सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर आर टी। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? आई स्क्वायर आर टी। तो हमने एसी को चलाया और सर्किट में हीट प्रोड्यूस हुई, उसे नाप लिया। फिर हमने एक कांस्टेंट करंट चलाई, इतनी ही देर तक कांस्टेंट करंट चलाई, कांस्टेंट करंट जो बदल नहीं रही है, फिक्स करंट चलाई, इसे कहेंगे आई वर्चुअल। कितनी देर चलाई? T/2 समय। जितने समय हमने ऑल्टरनेटिंग करंट चलाई है, उतनी ही देर हमने वर्चुअल करंट चलाई, और इसने भी उतनी ही हीट पैदा की जितनी एसी ने की थी। तो हम इस करंट को ना नापें जो कम ज्यादा हो रही है, इस करंट को नाप लें जो फिक्स है। तो हम कहेंगे वी हैव मेजर्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। राइट? अब इसे चाहे आप पूरे टी के लिए नापें तो भी कोई अंतर नहीं है। कोई करंट बदल जाने से भी, है ना, करंट की दिशा बदल जाने से भी हीट पॉजिटिव ही रहती है। फॉर्मूला है आई स्क्वायर। तो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही हीट आएगी, और चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी हीट तो पॉजिटिव ही आएगी। आई स्क्वायर आर टी समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से बेटे अब हम डिफाइन कर रहे हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को। जरा ध्यान से सुनो। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टीडी करंट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टीडी करंट which when flows through the circuit produces the same amount of heat, produces the same amount of heat as done by the AC in the same time in the same circuit। चलो बोलो क्या डेफिनेशन है, बोलो बेटा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टीडी करंट, it is that value of steady current which when flows through the circuit, flows through the circuit, आगे बताओ, which when flows through the circuit produces the same amount of heat, produces the same amount of heat as done by AC, as done by AC in the same time and in the same circuit।
यानी हम करेंगे क्या, हम पहले एसी कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी किसी भी समय में वो निकालेंगे। मान लो वो समय T/2 ही ले रहे हैं, तो T/2 में एसी द्वारा प्रोड्यूस हीट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलस से, क्योंकि करंट बदल रही है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर हम इस करंट द्वारा पैदा की गई हीट निकालेंगे, इसमें कोई कैलकुलस की जरूरत नहीं है, करंट फिक्स है I²RT। फिर दोनों हीट को बराबर करेंगे तो IV और I0 में एक रिलेशन मिल जाएगा। राइट, क्या सभी को क्लियर हो गया है? तो जरा इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस को अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकल एनालिसिस, ध्यान सामने, मैथमेटिकल एनालिसिस। देखो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो बच्चों, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क या हीट कुछ भी कह सकते हो। तो हीट का फॉर्मूला है I²RT, H होता है I²RT, या W भी कह सकते हो, कई लोग W से लिखते हैं, आप चाहें तो वर्क डन लिख सकते हैं, है ना, वर्क से ही हीट पैदा होती है। तो बताओ DW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DW का फॉर्मूला होता है I²RDT। क्या पहली बात क्लियर हो गई? बताओ क्या फॉर्मूला है DW का? I²RDT। क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताओ करंट की इक्वेशन क्या होती है? एसी के लिए देख रहा हूं मैं, एसी ही बदल रही है, तो करंट की इक्वेशन होती है, मान लीजिए एसी की कोई भी इक्वेशन मान सकते हो, तो लेट इक्वेशन ऑफ करंट इज I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। राइट, अब बताओ जरा DW कितना हो जाएगा? DW हो जाएगा I²RDT। I² तो I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी I²RDT। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो लेकिन बेटा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं। इसको जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूले को देखो, यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, 11th में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं यहां आपको याद भी करा दे रहा हूं। लगभग सभी को याद होगा मैथ्स में तो, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूं। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला होता है cos2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आ गया? क्या होता है बताओ? cos2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से इसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos2 थीटा। इस 2 को अपॉन में ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ, ये वाला 2 अपॉन में आ गया, ये तो लिखा ही है, 1 - cos2 थीटा। और थीटा की वैल्यू है इसमें ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी। राइट, अब बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा DW का? चलो बोलो। ये 11th क्लास है ना, क्लास 11th का मैथ्स है, सिंपल सा। ठीक, अब जरा बताओ क्या हो जाएगा? I0², R ये भी कांस्टेंट है, इधर ही लिख लो एक साथ ही, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है 1 - cos2 थीटा की जगह ओमेगा टी, cos2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये आ गया अपॉन 2, और dt तो लिखा ही है dt। लिख लोगे? I0² आ गया, R आ गया, और dt आ गया, और ये लिखा है, ये वाला 2 ये आ गया, और थीटा की जगह ओमेगा टी। अब इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। चलो अभी करो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रल DW, ये तो बाहर ही रहेगा, I0² R/2 इंटीग्रल 1 - cos2 ओमेगा टी dt। लिमिट, मान लो मैं टाइम ले रहा हूं द्वारा से T/2, लेना जरूरी नहीं है यहां पर T/2, लेकिन हम कोई भी टाइम ले सकते हैं। T/2 इसलिए ले रहे हैं कि दोनों आर्टिकल आपके सिमिलर से ही रहें और आपको याद करना थोड़ा सा आसान रहे। तो ये 0 to W हो गया, ये टाइम हो गया 0 से T/2। DW का इंटीग्रल W
ये तो ऐसे ही रहेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू। अब चलो बोलो, ये लिखा वन नहीं है, ये लिखा है डी टी वन जा डी टी, तो डी टी का इंटीग्रल होता है टी और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो कॉस टू ओमेगा टी का हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी, और टी के अलावा जो आता है उसका डिवाइड लगता है। टी के अलावा है टू ओमेगा, तो टू ओमेगा का डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड पर क्योंकि इंटीग्रल हो चुका है। कर लोगे, डी टी वन जा डी टी का इंटीग्रल कैपिटल टी, कॉस का इंटीग्रल साइन, और जो स्मॉल टी के अलावा आएगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करना है तो टी के अलावा जो आएगा उसका डिवाइड लगता है। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये डब्लू है, ये ओमेगा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा डब्लू अलग सा बना देता हूं यार, कंफ्यूज मत होना, ये डब्लू है, थोड़ा अलग सा बना दिया है। आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, चलो अपर लिमिट, तो टी की जगह टी बाई टू, टी की जगह टी बाई टू, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, डी टी है ना, तो स्मॉल टी है तो डी टी का इंटीग्रल स्मॉल टी। करो भाई, कैपिटल टी बाई टू माइनस वन अपॉन टू ओमेगा साइन टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जान रहे हो, टू पाई अपॉन कैपिटल टी, छोटे टी की जगह टी बाई टू, ये अपर लिमिट लग गई है। ठीक है, तो देखो अपर लिमिट कैसे लगाई, छोटे टी की जगह टी बाई टू, छोटे टी की जगह टी बाई टू, ओमेगा की वैल्यू लगा दी है यहां पर टू पाई अपॉन कैपिटल टी। अब लोअर लिमिट लगाना है तो टी की जगह जीरो आएगा, तो माइनस जीरो प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्लस वन अपॉन टू ओमेगा और साइन टू ओमेगा और छोटे टी की जगह जीरो। अब मुझे बताओ क्या मिल रहा है आपको, चलो बोलो भाई। तो कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू टी बाई टू माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन टू पाई माइनस जीरो प्लस वन अपॉन टू ओमेगा और साइन जीरो, साइन जीरो। अब साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म ही हो जाएगा जीरो। इसी तरह साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन 360 की वैल्यू भी जीरो होती है, तो ये टर्म भी यहां से यहां तक जीरो, ये तो जीरो है ही, तो ये पूरा टर्म यहां से, ये सारा टर्म ही यहां से यहां तक जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो डब्लू कितना बचेगा बताओ भाई, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू और टी बाई टू, इतनी हीट बच्चों प्रोड्यूस होगी एसी से। आई नॉट स्क्वायर आर टी और अपॉन टू एंड टू, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी एसी से, जो कि करंट लगातार बदल रही है, वो टी बाई टू समय में इतनी हीट पैदा करेगी। अब मैं बात कर रहा हूं अगर स्टीडी करंट चले टी बाई टू समय तक, तो वो कितनी हीट पैदा करेगी। तो देखो बच्चों, इफ, बोलो नाम क्या करंट का, आई वर्चुअल, इफ आई वी इज द स्टीडी करंट फॉर टी बराबर टी बाई टू, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब आई वी, करंट फ्लो आई वी कर रही है, आर और टी का मतलब है टी बाई टू, ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों एक तुमने इक्वेशन पहले निकाली थी, इक्वेशन 3 थी, देखो ये वाली,
दिख रहा है? ये वाली इक्वेशन याद कर लो, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 4 है ये, और एक अभी निकाली है। दोनों ही हीट प्रोड्यूस्ड हैं और दोनों हीट सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बोथ आर प्रोड्यूसिंग सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। सो बोथ हीट्स को क्या करोगे? इक्वल, इक्वेट कर दो। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या मिलेगा बताओ? इक्वेटिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ध्यान बढ़ा लीजिएगा। बताओ भी, आई वी स्क्वायर आर टी बाई 2 इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी और 2 इंटू 2, 4 था नीचे, यहां पर ध्यान आ गया है। इक्वेशन 3 है ये इक्वेशन 4 है। क्या कटेगा? आर कैंसिल, टी कैंसिल, आर कैंसिल, टी कैंसिल, 2 से कट गया 2, अंडर रूट ले लो तो आई वी इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है? तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट होती है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अगर मैं अंडर रूट 2 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करूं तो ऑन सॉल्विंग आई वी आ जाएगा 0.707 आई नॉट। कितना आएगा? 0.707 आई नॉट। फिर वही बात, अगर आई नॉट 10 एम्पियर है, कितनी है? 10 एम्पियर मान लीजिए, तो आई वी हो जाएगी 10 का मल्टीप्लाई करोगे 7.07 एम्पियर। कितनी? 7.07 एम्पियर। समझो जरा यहां पर। तो या तो भाई साहब आप 0 से 10 एम्पियर तक बदलने वाली करंट चला दो एसी के रूप में, जो लगातार बदल रही है, 0 से उसकी वैल्यू मैक्सिमम 10 तक बदल रही है ना, और उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई हीट को नाप लो। या आप एक फिक्स करंट चला दो 7.07 एम्पियर की, उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हीट को नाप लो, तो दोनों हीट समान होंगी। तो इस करंट को नापना मुश्किल है क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार बदलती है ना, तो सुई इतनी तेज बदलाव को पढ़ नहीं पाती है। तो हम इस करंट को नाप लेते हैं, फिक्स वैल्यू को, है ना। तो इसे ही कहते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर किसी सर्किट में हमने आई वर्चुअल को नापा तो वो है 7.07 एम्पियर, तो समझ लो उसमें जो करंट बह रही है वो 0 से 10 एम्पियर तक साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। हमारे जितने भी वोल्ट मीटर हैं जो घरों में एसी को नापते हैं, जितने भी एमीटर्स हैं जो करंट को नापते हैं, वो सारे वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को ही नापते हैं। जैसे घर में 220 वोल्ट आ रहे होते हैं तो वो वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज हैं, यानी वो वोल्टेज वास्तव में √2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी वो वोल्टेज 0 से 311 वोल्ट के बीच में बदल रहे होते हैं लगातार, और हमारा जो स्टेबलाइजर है वो बता रहा होता है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो 220 वोल्ट कौन से नाप रहा है? वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज को नाप रहा है। एक बात और बताना चाह रहा हूं, जैसे वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट के फॉर्मूले हैं, ठीक वैसे ही वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज का भी फॉर्मूला है। तो जैसे मैं अगर यहां पर ध्यान से देखिए फॉर्मूला पूछूं आपसे, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहेंगे ई नॉट अपॉन √2। मैं आपसे कहूं आप एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ, आई एवरेज तुमने पढ़ा था 2I नॉट अपॉन पाई था। अब मैं कहूं आपसे कि आप ये एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताओ, तो आप कहेंगे 2E नॉट अपॉन पाई। यानी जैसे करंट के लिए फॉर्मूले हैं, ठीक वैसे ही वोल्टेज के लिए भी फॉर्मूले हैं। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से तुमने किस तरह से एसी को नापें जिसमें इतने बदलाव हो रहे हैं, उस समस्या को सॉल्व करने का तरीका तुमने पढ़ लिया। हम नापते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को और वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज को।
सारे हमारे वोल्ट मीटर हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करते हैं। वो पैदा होने वाली हीट के अनुसार इस तरह से करंट को कैलकुलेट करके पढ़ देते हैं और हमें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट बताते रहते हैं या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताते रहते हैं। वास्तव में सर्किट में ऐसा नहीं होता है, वो करंट या वोल्टेज लगातार बदल रहे होते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू बेटे।